सो गाइज स्टार्ट करेंगे पेपर 2 के टॉपिक से। हम लोग डिस्कस करेंगे इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम के बारे में। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये फोरम इस्टेब्लिश किया गया था एक एग्रीमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था मार्च सन 2000 में, राइट। और उसके थ्रू ये फोरम इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक बायलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हमें देखने को मिलता है, जिसको फंड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, और यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के द्वारा फंड किया जाता है। और ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इनोवेशन को प्रमोट करती है सबस्टैंटिव इंटरैक्शन अमॉन्ग गवर्नमेंट, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री के थ्रू। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया जो है उनकी गवर्नमेंट, उनकी एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन और उनकी इंडस्ट्री जो है वो आपस में मिलकर बातचीत करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, और उसके थ्रू ये साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं इस फोरम के थ्रू। इंडो यूएसए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम, ये हमें देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आप लोग को एक बेसिक सा आइडिया जो है वो होना चाहिए इस फोरम से रिलेटेड। सन 2000 में सेटअप हुआ था ये फोरम। अब थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग राशन कार्ड के कैंसिलेशन केस को लेकर, राइट। तो काफी सारे लोगों का जो राशन कार्ड है गाइस, उसको कैंसिल कर दिया है सरकार ने, केंद्र सरकार ने। तो इसको लेकर हमें एक पिटीशन देखने को मिली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है पिटीशन का रिस्पॉन्ड करने के लिए कि बताइए कि क्या वजह है कि जिसके चलते आपने कैंसिल किया है 3 करोड़ से भी ज्यादा राशन कार्ड को। और कैंसिल करने की वजह बताई है कि वो आधार से लिंक नहीं थे। तो आधार से जिन लोगों के राशन कार्ड लिंक नहीं थे, उनके राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं, और 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो इसके कारण परेशान हो रहे हैं। और आपको पता होगा गाइस कि राशन कार्ड दिखाकर जो फेयर प्राइस शॉप जो हमें देखने को मिलती है, राशन शॉप जैसे बोलते हैं, जहां पर जाकर 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए पर केजी के हिसाब से राशन गरीबों को प्रोवाइड किया जाता है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं, उनको फेयर प्राइस शॉप से, राशन शॉप से काफी सस्ते दाम में राशन मिलता है। और उनके राशन कैंसिल होने का मतलब सीधे सीधे ये है, और 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के राशन कार्ड कैंसिल हुए हैं, उसका मतलब सीधे सीधे ये है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हम लोग को हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं जिनको खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़ा एक मामला हम लोग को नजर आया है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिपोर्ट देने के लिए, बताने के लिए कि क्यों अभी तक ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, जो कि सेक्शन 14, 15 और 16 में हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के देखने को मिला था। कि क्यों अभी तक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि जहां पर लोग शिकायत कर सकें अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी वो फेस कर रहे होते हैं। जैसे ही कई बार हम देखते हैं कि जो राशन शॉप वगैरह जो होती है और जो अधिकारी उस राशन शॉप को चलाते हैं, वो कई बार अपनी मनमानी करते हैं, काफी सारे लोगों को वो राशन नहीं देते हैं अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण। तो ऐसी स्थिति में लोग बाग जो है वो डायरेक्टली इस ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पर जा सके, इस कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। तो ऐसे कार्यालय अभी तक क्यों ओपन नहीं किए गए हैं, तो इसका भी जवाब जो है वो मांगा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से। तो ये चीज यहां पर बताई गई। और पूरा मामला क्या है, तो पिटीशन फाइल की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें ये पिटीशन उन केसेस से रिलेटेड है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी कंट्री के काफी सारे लोग जो हैं उनका राशन कार्ड कैंसिल कर दिया गया है, जिसके कारण से काफी सारे लोग जो हैं वो भूखमरी के कारण उनकी मौत हो रही है, राइट। भूखमरी से कई मौतें हुई हैं, राइट, राशन कार्ड रद्द होने की वजह से देश भर में। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और याचिकाकर्ता का कहना है, जिसने पिटीशन फाइल करी है, उनका कहना है कि राशन कार्ड भोजन के अधिकार, राइट टू फूड, राशन कार्ड जो है वो राइट टू फूड का सिंबल है, उसका एक प्रतीक है। इसे आधार से संबंध नहीं होने के कारण प्रतिबंध या रद्द नहीं किया जा सकता। यानी कि आधार से अगर राशन कार्ड लिंक नहीं है तो भी राशन कार्ड को रद्द नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि राइट टू फूड के अंदर ये आ जाता है, राइट, भोजन के अधिकार के अंदर ये आ जाता है। तो ऐसा पिटिशनर का कहना है। और चिंता वाली बात क्या है गाइस, तो अदालत ने कहा है कि ये मामला चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार ने आदिवासियों और गरीबों के राशन कार्ड को केवल इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि इन्हें बायोमेट्रिक रूप से आधार के साथ नहीं जोड़ा जा सका था। और यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ ने
इसके लिए यूं ही सामान्य रूप से एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया कि ये रद्द किए गए फर्जी कार्ड थे। यानी कि जब यूनियन से पूछा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा गया कि भैया क्यों कैंसिल कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ये तो फर्जी राशन कार्ड थे इसलिए कैंसिल कर दिया गया। राइट, उन्होंने सामान्य से ये उत्तर दे दिया। असली कारण ये है कि हम देखते हैं ना कि आइरिस आइडेंटिफिकेशन, जब आधार कार्ड जब आप बनवाते हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर आपकी आइरिस जो है यानी कि आंखों का आइडेंटिफिकेशन होता है, आइरिस आइडेंटिफिकेशन होता है, अंगूठे का निशान लिया जाता है। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी जो है उसमें खराबी थी, उसके कारण से, या फिर लोगों का आधार कार्ड जो है वो नहीं होने का कारण था। और ये भी कारण था कि जो दूर दराज के एरिया है, रूरल एरिया जो हमें देखने को मिलते हैं, वहां पर इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनकी जो डिवाइस वगैरह थी वो सही तरीके से चली नहीं, जिसके कारण से लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, आधार कार्ड उनका नहीं बन पाया, या फिर आधार कार्ड उनका राशन कार्ड से लिंक नहीं हो पाया। ये सब वजह थी, ये वजह नहीं थी कि फर्जी कार्ड थे। तो ऐसे बताया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और यही एक बड़ी चिंता की बात है। राइट, और यही सब पैमाने थे जिसके कारण आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाया और उनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया। राइट, और इन्होंने ये बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट्स का कहना था, स्टेट गवर्नमेंट का, कि ये फर्जी राशन कार्ड को कैंसिल किया है। ऐसा नहीं है, ये ऐसे राशन कार्ड हैं जो गरीबों के हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है। और राशन कार्ड आप सभी लोग जानते हैं ये क्या है, तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो कि कौन इशू करता है, स्टेट गवर्नमेंट। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राशन कार्ड किसके द्वारा इशू किया जाता है, आपको याद रखना है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। राइट, किनको इशू किया जाता है, इंडियन हाउस होल्ड्स को, भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनको इशू किया जाता है। द हाउस होल्ड शुड बी एलिजिबल टू परचेज सब्सिडाइज फूड ग्रेन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो हाउस होल्ड है उनको सस्ते दाम में जो है वो फूड ग्रेन्स मिल जाते हैं, सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये एक कॉमन फॉर्म भी हमें देखने को मिलता है काफी सारे इंडियंस को आइडेंटिफाई करने का। दे ऑल्सो सर्व एज अ कॉमन फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि काफी सारे लोग का पहचान पत्र भी राशन कार्ड बनता है। राइट, तो ये वाली चीज है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू सभी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं कि एलिजिबल हाउस होल्ड कौन होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर, और उन्हें राशन कार्ड प्रोवाइड कराती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है राशन कार्ड को, और स्टेट गवर्नमेंट ही आइडेंटिफाई करती है कि बेनिफिशियरी कौन होगा, किसको राशन कार्ड मिलेगा। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। और पूरे दुनिया भर में इंडिया की क्या रैंकिंग हम लोग को देखने को मिलती है, राइट टू फूड कैंपेन जो हम लोग को हंगर वॉच रिपोर्ट का देखने को मिला था, तो उसने रैंकिंग दी इंडिया को हंगर सिचुएशन में ग्रेव की रैंकिंग मिली है। 107 कंट्री में हम लोग 94 पे आते हैं, काफी पुअर रैंकिंग है हमारी, काफी पीछे की रैंकिंग है। सीरियस हंगर कैटेगरी में हम लोग जो है वो शामिल हैं। राइट, यानी कि हमारे यहाँ भूखमरी के कारण लोगों की मौतें होती है, भूखमरी बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और इस समय 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड कैंसिल होना यानी कि बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। तो ये पूरे पॉइंट्स है गाइस जिसके बारे में आप लोग को एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। ध्यान रखना थोड़ा सा इस चीज के बारे में। चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, इसकी बिक्री के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई है, तो इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन, एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसके द्वारा चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड, इसकी बिक्री पर रोक लगाने हेतु दायर की गई एक याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि अर्जेंटली हियरिंग होगी इस केस में, जो कि एक एनजीओ के द्वारा दायर किया गया है। ये केस जो है वो ये कहता है कि जो सेल्स जो हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की, उस पर रोक लगाई जाए। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और याचिका में वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो उससे पहले 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए चुनावी बॉन्ड्स की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बेचे ना जाए, उस पर रोक लगा दी जाए। तो पूरा मामला है क्या, तो इस पर हम बात करते हैं। तो याचिकाकर्ता ने, पेटिशनर ने अदालत को ध्यान दिलाते हुए कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन दोनों का कहना है कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री मुखौटा कॉरपोरेशन और इकाइयों के लिए एक गैर कानूनी धन तथा रिश्वत से प्राप्त आय को राजनीतिक दलों के पास पैसा जमा करने का एक जरिया बन गया है। मतलब कि एक एवेन्यू बन गया है शेल कॉरपोरेशन का। अब शेल कॉरपोरेशन क्या होता है गाइस,
आसान भाषा में शेल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि वास्तव में एक्चुअल में कंपनी नहीं होती है, सिर्फ पेपर पर कंपनी होती है, यानी कि फर्जीवाड़े से कंपनी बना दी गई होती है और सिर्फ पेपर पर कंपनी हुई होती है और पेपर पर ही उसका बिजनेस दिखाया जाता है। इससे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है, राइट। किसी के पास काला धन है, वो व्यक्ति क्या करता है, एक कंपनी, एक फर्जी कंपनी बना देता है, खोल देता है, उसमें दिखाता है कि उस कंपनी ने इतना प्रॉफिट किया है, तब जाकर उसके पास ये पैसा आया है, तो वो अपने काले पैसे को एक शेल कंपनी के थ्रू व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो ऐसी जो शेल कॉर्पोरेशन है, तो ऐसी जो कंपनीज है, उनके नाम पर काफी सारा ब्लैक मनी, काफी सारा काला धन जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में किया जा रहा है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो समझ लो, क्योंकि जब समझ जाओगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं तो ये जो न्यूज आई थी वो बेटर तरीके से आपको समझने में मदद मिलेगी। तो आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं डोनेशन देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को। पॉलिटिकल पार्टी को जब डोनेशन दिया जाता है ना, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट किया जाता है। ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं किस किस मल्टीपल्स में, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ एंड सो ऑन, यानी कि इसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किया जा सकता है। और ऑथराइजेशन किसके पास है, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड बनाने का। तो इलेक्टोरल बॉन्ड कौन जारी करती है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑथराइजेशन है इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करने का। और 15 दिन के लिए जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किया जाता है तो मात्र 15 दिन के लिए वो वैलिड होता है। जैसे कि मुझे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है तो मैं जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, भैया अपन ज्यादा पैसे तो दे नहीं पाएंगे, मान लेते सबसे कम पैसा 1000 रुपए, तो 1000 रुपए का मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है उस पर मेरा नाम नहीं लिखा रहेगा, उस पर 15 दिन की वैलिडिटी होगी। मैं जाऊंगा पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस पे, जाकर दे दूंगा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को, और पॉलिटिकल पार्टी के जो सदस्य होंगे वो जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे और वहां पर जाकर वो ये बॉन्ड जो है वो जमा करा देंगे। और जैसे ही वो बॉन्ड जमा होगा तो वो पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्ट खाते पर जाएगा वो वाला बॉन्ड। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और 15 दिन के लिए ये बॉन्ड इशू होता है। ये बॉन्ड जो है वो रिडीम किया जा सकता है डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से, यानी कि वो चीज मैंने आपको बताई कि ये बॉन्ड का पैसा कहां पर जमा होगा, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जब बैंक में जाकर ये बॉन्ड जमा कराएगी तो ये बॉन्ड सिर्फ उस पॉलिटिकल पार्टी के खाते पर ही जाएगा, राइट। और बॉन्ड जो है ये कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के सिटीजन है या फिर कोई भी कंपनी जो इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है उसके द्वारा परचेज किया जा सकता है ये बॉन्ड। और 10 दिन हर महीने जो होते हैं, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जाजो आप याद रखना, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जाजो। तो जाजो जो महीने हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर का। तो इन महीने के 10 दिन, राइट, 10 दिन, इन महीने के 10 दिन में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, तो 10 दिन जो है वो इशू किया जा सकता है। इन महीनों के 10 डेज तक ये बॉन्ड जारी किया जा सकता है। इन 10 डेज में जो है वो कोई भी इंडिविजुअल जाकर या कोई भी कंपनी के बिहाफ में जाकर जो है वो खरीदा जा सकता है ये बॉन्ड। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल कैन बाय बॉन्ड्स ईदर सिंगली और जॉइंटली विद अदर इंडिविजुअल। तो एक व्यक्ति बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं या एक से ज्यादा व्यक्ति भी जो है वो मिलकर बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं, एक सिंगल बॉन्ड को। और डोनर का नाम जो है वो इस बॉन्ड में मेंशन नहीं होता है। तो अब चिंता वाली बात क्या है, तो आपने एक चीज समझ ली कि पॉलिटिकल पार्टी को फंड करने के लिए, डोनेट करने के लिए ये बॉन्ड खरीदे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस बॉन्ड का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों ने फर्जी कंपनी खोल दी, उस कंपनी के नाम पर बॉन्ड बैंक से लेते हैं, राइट, अपना काला पैसा लगाया और बॉन्ड जो है वो खरीद लिया और वही बॉन्ड जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिया। तो इस प्रकार की धांधली जो है वो चल रही है। तो इस पर रोक लगाने के लिए एक पिटीशन अभी हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिली थी। दैट्स व्हाई ये पूरा मामला सामने हमें न्यूज में देखने को मिला। तो ये थे इस पेपर 2 का टॉपिक। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अब देखिए बात हो रही है नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन के बारे में, NRIC के बारे में। तो देखो नेशनल रजिस्टर सिटीजन का टॉपिक मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि आपको ये टॉपिक कवर करके रखना है। अपन कई बार इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट है आप अपनी मैगजीन उठाइए और इसको तुरंत जो है वो कवर करिए NRC के इस टॉपिक को, राइट, क्योंकि कई बार ये टॉपिक आ रहा है। रिवाइज करिए। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, अभी पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं या फिर जिनको पता नहीं है कि NRC का टॉपिक कहां पर मैंने कवर कराया था,
तो आप एक बार कमेंट बॉक्स पर चेक करिएगा, किसी स्टूडेंट ने कोई लिंक डाली होगी जो मैंने ये टॉपिक कवर कराया उसकी, या फिर आप अपना जो टेलीग्राम पर चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा का, वहां पर आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आप इसकी लिंक मांग लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी। तो बताया जा रहा है कि इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री टू रजिस्टर इन अ नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन एज पर सेक्शन 14A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एज अमेंडेड इन 2004। तो सिटीजनशिप एक्ट जो है हमारा, इसका सेक्शन 14 है, बाकायदा ये कहता है कि ये कंपलसरी है हर एक सिटीजन के लिए कि उसे नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन में रजिस्टर कराना है। यहां से क्वेश्चन उठेगा कि क्या हर एक इंडियन सिटीजन के लिए मैंडेटरी है एनआरसी में रजिस्टर कराना, तो हाँ है। और जो प्रोविजन हम लोग को रूल 3 सिटीजनशिप रूल्स 2003 के देखने को मिलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर, तो बताया गया कि जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन जो है shall establish and maintain national register of Indian citizens and prepare population register। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन जो है वो किसके द्वारा इसका जो रजिस्ट्रार है मेंटेन किया जाता है, या फिर कौन प्रिपेयर करता है पॉपुलेशन रजिस्टर को, तो वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो रजिस्ट्रार जनरल जो है ये चीज प्रिपेयर करते हैं। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से उठाकर पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे कैच द रेन कैंपेन के बारे में। नाम से समझ में आ रहा है कैच द रेन कैंपेन मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यहाँ पर बात हो रही है। बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है वो रोका जाए, उसको उपयोग में लिया जाए, राइट। तो नेशनल वाटर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर जो मिशन हमें देखने को मिल रहा है, इसने एक कैंपेन लॉन्च किया, कैंपेन का नाम है कैच द रेन। तो कैच द रेन कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, या फिर किस मिशन के अंडर आया है ये कैच द रेन कैंपेन, नेशनल वाटर मिशन। तो ये दो चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा किस टैगलाइन के साथ इसको लॉन्च किया है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल इन 2020। तो कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल, तो मतलब आसान भाषा में समझने के लिए जहां भी वर्षा हो रही है उसको संभालो, यानी कि उसको स्टोर करके रखो, जहां भी हो रही है जब भी हो रही है वर्षा तो उसको स्टोर करके रखना है। तो इसका मेन एम क्या है, तो स्टेट्स और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट करें, राइट। जैसे कि पॉन्ड हो गया, कुआं हो गया, तो ऐसी चीजें, ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो बनाएं, राइट। और सुटेबल टू क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए सब सॉइल स्ट्रेटा विद पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, लोगों की मदद से इस प्रकार के जो है वो बनाए जाए स्ट्रक्चर्स वगैरह जहां पर पानी को स्टोर किया जा सके। लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद नेहरू युवा केंद्र संगठन इन्वॉल्विंग यूथ क्लब्स इन 623 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस कंट्री। तो 623 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी कंट्री के, वहां पर यूथ क्लब्स के साथ नेहरू युवा केंद्र संगठन ने इसको लॉन्च किया है, राइट, यूथ क्लब्स को कोलैबोरेट करते हुए। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। अब बात कर रहे हैं मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना के बारे में। इसके लिए आदर्श राज्य हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो मणिपुर उभर कर आई है चैंपियन स्टेट के तौर पर, जहां पर वन धन प्रोग्राम जो है वो एक मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर नजर आया है लोकल ट्राइबल्स के लिए। तो वन धन प्रोग्राम के थ्रू लोकल ट्राइबल्स को मणिपुर के अंदर बहुत ज्यादा जॉब्स ऑफर हुई हैं, बहुत एम्प्लॉयमेंट मिली है। वन धन विकास योजना ये एक प्रोग्राम है वैल्यू एडिशन का, ब्रांडिंग का और मार्केटिंग का माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के, और इसको इस्टेब्लिश किया गया है वन धन केंद्र को, जिसकी मदद से ये सब चीजें पॉसिबल हो पाई है, जिसके थ्रू सस्टेनेबल लाइवलीहुड जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइबल्स के लिए उपलब्ध हो पाई है। तो आसान भाषा में ये वन धन प्रोग्राम या वन धन विकास योजना है क्या एक्चुअल में, मैं आपको समझाता हूं। तो इस योजना के थ्रू क्या किया जाता है, जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, ठीक है, ट्राइबल लोग, अब जंगलों में रहने वाले जो ट्राइब्स हैं, तो जंगल में वो रहते हैं, तो जंगल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वैल्यू होती है, राइट। जैसे कि जड़ी बूटी हो गई, कुछ फल हो गया, जैसे मधुमक्खी का छत्ता लगा है तो उसका शहद हो गया, उससे शहद निकाला, या फिर कोई पत्ता हो गया, तेंदू पत्ता, या फिर बहुत सारे ऐसे पत्ते होते हैं जिसकी कमर्शियल वैल्यू होती है, राइट। मेडिसिनल पत्ते वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं जो मेडिसिन को बनाने में उपयोग में लिए जाते हैं, जड़ी बूटी हो गए, पत्ते वगैरह हो गए, ये सब चीजें। कई बार मिट्टियां वगैरह भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, राइट। तो ऐसी चीजें ये ट्राइबल ग्रुप या ट्राइबल कम्युनिटी कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद वो क्या करती है, वो वन धन विकास केंद्र पर जाकर देती है, या फिर उनको ट्रेन भी किया जाता है कई बार, जैसे कि कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनाने हैं या कोई वस्तु वगैरह बनानी है पत्तों वगैरह से या किसी चीज से, राइट। तो उनको उस प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे कि वो मिलकर बनाते हैं सभी लोग, या कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद इस केंद्र में देते हैं। और ये केंद्र जो है वो ट्राइफेड की मदद से क्या करता है, इसकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है,
राइट, इसकी मार्केटिंग करता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, और उस मार्केटिंग से जो पैसा मिलता है वो किसके पास जाता है, ट्राइबल पीपल के पास जाता है, जिससे कि उनकी लाइवलीहुड जो है वो बेटर होती है, उनका जीवन जो है वो और अच्छा हो पाता है। राइट, तो इस तरीके से जो है वो वंदन विकास योजना काम करती है। ये मेजर स्कीम है जिसने कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में और इनकम जनरेट करने में ट्राइबल पॉपुलेशन में। तो वही चीज मैंने आपको अभी पूरी समझाई थी। और इस पूरे प्रोग्राम को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ट्राइफेड के द्वारा। क्वेश्चन आएगा यहां से कि वंदन विकास योजना को किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ट्राइफेड के द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और वंदन विकास योजना क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करेंगे गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के बारे में। नाम से समझ में आ रहा है गो इलेक्ट्रिक, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने का ये कैंपेन है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको लॉन्च किया है। अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है मासेस में, लोगों में, राइट, कि अडॉप्ट करें वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस को अडॉप्ट करें, जैसे कि इंडक्शन कुक हॉब्स, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। तो ये सब चीजें वो मतलब अडॉप्ट करने की बात की जा रही है, जिससे कि एनवायरमेंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल से चलने वाले जो व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरमेंट के लिए काफी खतरनाक होता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलती है, क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो कहा जा रहा है सभी से कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो अडॉप्ट करें वो, राइट। तो इसको लेकर ये कैंपेन हमें देखने को मिल रहा है, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। क्वेश्चन यहां से बनेगा, गो इलेक्ट्रिक कैंपेन किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में। तो यूरोपियन कमीशन लेकर आई है ये डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट। ये अलाउ करेगी यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स को जिनको वैक्सीन लग चुकी है, जो कि कोरोना वायरस टेस्ट में नेगेटिव आ चुके हैं, या फिर जो कि कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं, कि ये फ्रीली यूरोपियन यूनियन में कहीं पर भी या फिर यूरोप में, या यूरोपियन यूनियन का जो संघ है 27 कंट्रीज का, तो कहीं पर भी वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये चीज अलाउ की हुई है। और ये अलाउ कैसे की जाएगी, तो उनको एक डिजिटल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा जिसमें एक क्यूआर कोड होगा जो कि वो अपने मोबाइल फोन पर ले जा सकते हैं, और क्यूआर कोड को स्कैन करके उनको अलाउ किया जाएगा कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। और इसको वैक्सीन पासपोर्ट भी कहा जा रहा है। और इसी प्रकार की चीज हमें देखने को मिली थी कि चाइना ने भी कुछ समय पहले लॉन्च करी थी, राइट। क्योंकि इसको वैक्सीन पासपोर्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ मेंबर्स जो हैं यूरोपियन यूनियन के, उनको ये लग रहा है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट। इनको वैक्सीन लग चुकी है तो भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, इसलिए इनको वैक्सीन पासपोर्ट दिया जा रहा है कि भाई वैक्सीन पासपोर्ट लो। क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है, टोटल 27 कंट्रीज, उसमें रहने वाले सिटीजन जो है वो पूरे की पूरे 27 कंट्रीज में कहीं पर भी जाकर ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर एजुकेशन ले सकते हैं, कहीं पर भी जाकर काम कर सकते हैं, बिना किसी पासपोर्ट वगैरह के वो ट्रैवल कर सकते हैं। उनको जाने के लिए कोई वीजा वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्टली जाकर विजिट कर सकते हैं। बट अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है कोरोना वायरस के कारण, इसलिए ये वैक्सीन पासपोर्ट उनको दिया जा रहा है, डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट। तो ये वाली बात यहां पर बताई गई है। और सभी यूरोपियन यूनियन के सिटीजन या फिर थर्ड कंट्री नेशनल जिनको हम लोग बोलते हैं, जो कि लीगली स्टे कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में कहीं पर भी, जो चीज मैंने अभी आपको बताई, तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स का उपयोग करके कहीं पर भी कर सकते हैं। देयर बाय दे विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम फ्री मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो वो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, यानी फ्री मूवमेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है अभी कोरोना वायरस के समय पर, तो वो हट जाएगा इनके पास अगर ये वाला पासपोर्ट होगा तो, राइट, वैक्सीन पासपोर्ट। और कौन इशू करेगा ये पासपोर्ट, तो सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे अथॉरिटीज के द्वारा। हॉस्पिटल्स भी कर सकती है, टेस्टिंग सेंटर्स भी कर सकते हैं, या हेल्थ अथॉरिटीज भी, डॉक्टर्स वगैरह यानी कि ऑथराइज डॉक्टर्स वगैरह कर सकते हैं। व्हाट इज द नीड फॉर सच डॉक्यूमेंट, इन सब डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता है, तो यूरोपियन यूनियन में और पूरे दुनिया भर में टूरिज्म इंडस्ट्री सीवियरली इंपैक्ट हुई है बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज। कोरोना वायरस के फैलने के कारण टूरिज्म बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है। तो टूरिज्म अफेक्ट हुई है मतलब कि रेवेन्यू में कमी आई है ऑल ओवर द वर्ल्ड टूरिज्म सेक्टर के अंदर। और काफी सारी कंट्रीज जो हैं ये इनको जब डिजिटल सर्टिफिकेट्स या फिर पासपोर्ट इस प्रकार के दिए जाएंगे तो ये प्रूफ के तौर पर होगा एक पर्सन के लिए कि उसको वैक्सीन लग चुकी है और वो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और फरवरी में भी इजराइल जो है वो पहली कंट्री बन गई थी जिसने इस प्रकार का वैक्सीन पासपोर्ट इशू किया था, जिसने अलाउ किया था कि जो वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल जो है वो ऐसी फैसिलिटी जो है वो लेकर जो है वो दूसरे इवेंट्स में जाकर अटेंड कर सकते हैं। यानी कि इस पासपोर्ट के माध्यम से जो इवेंट्स वगैरह में वो जाकर शामिल हो सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं किसी इवेंट को जहां पर पब्लिक वगैरह ज्यादा रहती है, राइट। तो ये बात थी। अब बात करेंगे हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स के बारे में। तो ये वाला टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। तो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया है हाईली रिलायबल HEMT फ्रॉम गैलियम नाइट्राइड, GAN से इन्होंने ये चीज
जो है वो विकसित करी है हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स को। ये पहली इंडिया में बनाई गई HEMT डिवाइस बताई जा रही है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक कार्स, इंजन्स में, लोकोमोटिव्स में, पावर ट्रांसमिशन में और दूसरे एरिया में होगा जहां पर हाई वोल्टेज या हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग की आवश्यकता होती है। यानी कि मतलब हाई पावर आ रही है और उसको फिर लो पावर में स्विच करना है, तो उसी के लिए तो ट्रांजिस्टर होते हैं ना। नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, हाई पावर को लो पावर में एडजस्ट करना, बिना किसी शॉक के या बिना किसी, वो होता है ना एकदम से फ्यूज हो जाता है, राइट। तो एकदम से हाई वोल्टेज का करंट आता है तो एकदम से चीजें, डिवाइस जो है फ्यूज हो जाती है, तो उसके लिए लगता है ट्रांजिस्टर वगैरह, जो कि स्टेबल करता है पूरे उसको, ट्रांजिशन को, राइट। एंड दिस वुड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग सच स्टेबल एंड एफिशिएंट ट्रांजिस्टर। तो अभी तक हम लोग ऐसे स्टेबल और एफिशिएंट ट्रांजिस्टर को इंपोर्ट कर रहे थे, अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इंडिया में ही इस प्रकार के ट्रांजिस्टर बनाना शुरू कर दिए हैं, राइट। और ये इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएगी पावर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो ये HEMTs है क्या, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर है क्या, तो नॉर्मली ये ऑफ डिवाइस के तौर पर हमें देखने को मिलती है। ये करंट्स को स्विच करती है अप टू 4A तक और ऑपरेट करती है 600V तक, वोल्ट तक। और HEMT का उपयोग इंटीग्रेटेड सर्किट में किया जाता है डिजिटल ऑन ऑफ स्विचेस के तौर पर। इसको भी मैंने आसान भाषा में आपको समझा ही दिया। और HEMT ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसी में, ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर्स के कंपैरिजन में, और मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी तक। और इसका उपयोग हाई फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट जैसे कि सेलफोन्स, सैटेलाइट टेलीविजन रिसीवर्स, वोल्टेज कन्वर्टर्स और रडार इक्विपमेंट्स में भी किया जा सकता है। और इनका ज्यादातर उपयोग सैटेलाइट रिसीवर्स में किया जा सकता है जाता है मेनली, बेसिकली, और लो पावर एम्पलीफायर्स में और डिफेंस इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ये हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर का, जिसको हमारे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा तैयार कर लिया गया है, बना दिया गया है, ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है। अब नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन की यहां पर बात हो रही है। तो पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि ये टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते क्या है, तब जाकर आपको ये चीज आसानी से समझ में आएगी। तो टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, वस्त्र। तो हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो किस पर्पस के लिए होते हैं, डेकोरेशन के लिए होते हैं, राइट। हमारे कपड़े एकदम स्टाइल वाले कपड़े पहनते हैं हम लोग, तो वो सिर्फ जो है वो डेकोरेशन पर्सपेक्टिव से होते हैं, स्टाइल वगैरह मारने के लिए होते हैं, राइट। जैसे कि अलग अलग डिजाइन के कपड़े। बट टेक्निकल टेक्सटाइल एक ऐसा कपड़ा है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रहता है। जैसे कि कहीं पर भी आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाले लोग जब आग बुझाने के लिए एंटर करते हैं आग में, तो वो जो कपड़ा पहन रहे होते हैं तो उनका कपड़ा जो है वो उनको आग से बचाता है। या फिर जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो होते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स वगैरह जो होते हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं तो क्या पहनते हैं, स्पेस सूट पहनते हैं। तो वो स्पेशल तरीके का वस्त्र पहनते हैं, सूट पहनते हैं। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल जो है ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी का कपड़ा होता है। उस कपड़े की स्पेशल प्रॉपर्टी, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। और ये प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर प्राइमरली किस पर्पस के लिए किए जाते हैं, टेक्निकल परफॉर्मेंस के पर्पस के लिए किए जाते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, राइट। तो उनकी एप्लीकेशन एरियाज के अकॉर्डिंग टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो है वो 12 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइडेड है। जैसे कि एग्रोटेक, जैसे कई बार किसान वगैरह जो हैं जब वो फर्टिलाइजर्स वगैरह छिड़कते हैं तो आपने देखा होगा फोटो में कि वो अलग तरीके की ड्रेसिंग पहनते हैं जिससे कि उस फर्टिलाइजर से, उस केमिकल से उनको नुकसान ना पहुंचे। बिल्ड टेक, क्लोथ टेक, जियो टेक, होम टेक, इंडुटेक, मोबीटेक, मेडीटेक, प्रोटेक, स्पोर्ट टेक, ऑइकोटेक और पैकटेक। तो इस प्रकार की 12 कैटेगरीज हम लोग को टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स की देखने को मिलती हैं, राइट। तो टेक्निकल टेक्सटाइल्स है क्या, ये तो आप समझ ही गए हो, है ना। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2020 में अप्रूवल दिया था कि एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है ये सेटअप करेंगे। हालांकि जब अप्रूवल मिला था तब मैंने आपको इसके बारे में भी पढ़ाया था, जिसमें 1480 करोड़ रुपए का बजट लगाकर इसको सेटअप किया जाएगा, इस मिशन को, राइट। इसमें फोकस किया जा रहा है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना है टेक्निकल टेक्सटाइल में, और टेक्निकल टेक्सटाइल का उपयोग हमारी डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ जाए तो इस पर मेनली फोकस करना है। ये मिशन का इंप्लीमेंटेशन जो होगा वो 4 सालों का होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 to 4 years, राइट। और ये 4 कंपोनेंट्स में ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। पहला कंपोनेंट इसका ये है जो कि फोकस कर रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट में, R&D पर और इनोवेशन पर, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें टेक्निकल टेक्सटाइल
प्रोडक्ट्स के ऊपर और इनोवेट करें, जिसमें 1000 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। और रिसर्च जो है वो दोनों के लिए होगी, फाइबर लेवल के लिए भी और एप्लीकेशन बेस्ड जियो एग्रो मेडिकल स्पोर्ट्स और मोबाइल टेक्सटाइल्स के लिए होगी, और बायोडिग्रेडेबल टेक्निकल टेक्सटाइल के डेवलपमेंट के लिए होगी। और दूसरे कंपोनेंट के अंदर हम लोग प्रमोट करेंगे और डेवलप करेंगे मार्केट को टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए। मिशन का एम यह है कि डोमेस्टिक मार्केट का जो साइज है उसे 40 बिलियन यूएस डॉलर से 50 बिलियन यूएस डॉलर तक लेकर जाना है 2024 तक, 2024 तक, जब तक के लिए मिशन हमें देखने को मिल रहा है। और इसका जो तीसरा कंपोनेंट है ये एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रहा है कि एक्सपोर्ट को हमें प्रमोट करने की, ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल टेक्सटाइल्स हम लोग एक्सपोर्ट करें हमारी कंट्री से। 14,000 करोड़ जो आज की रेट में है उसको बढ़ाकर 20,000 करोड़ तक हमें लेकर जाना है 2021-22 तक, और हर साल 10% हम लोग इस प्रकार से बढ़ाते चलेंगे एक्सपोर्ट्स को जब तक मिशन एंड नहीं हो जाता। और लास्ट कंपोनेंट जो है वो है एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का। तो फोकस टेक्निकल टेक्सटाइल के एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर और स्किल डेवलपमेंट पर की जाएगी। तो ये इस प्रकार के 4 कंपोनेंट्स के थ्रू ये नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है वो हमने सेटअप किया है। सन 2020 और 21 में सेटअप किया गया था और 4 सालों का 2024 तक का ये मिशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी जानकारी आप लोग को इसकी होनी चाहिए थी। अब बात करेंगे आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि कार्बन को कैप्चर करने और कन्वर्ट करने का एक बेहतरीन सोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। रिसर्चर जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के, इन्होंने डेवलप किया है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा। आप जान रहे हैं गाइस कि क्लाइमेट चेंज, हम लोग को अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात करी, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के कारण हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल रही है कि नहीं। तो बताया ये जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कैप्चर करना, राइट, और उसको कन्वर्ट करना सोलार फ्यूल में, तो इसके लिए ये हम लोग को देखने को मिल रहा है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, जो नाम दिया गया इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाएगा सोलार फ्यूल में। तो उस पूरी प्रक्रिया को आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस कहा जा रहा है, राइट, जो कि एमिशन को और एमिशन का जो इफेक्ट है, जो क्लाइमेट चेंज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, उसके एमिशन के कारण, उसको खत्म करने में बहुत मदद करेगी, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और किस प्रकार से ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस काम करेगी, तो सोलार एनर्जी का उपयोग करेगी ये और कन्वर्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड में फोटोसेंसिटाइजर की मदद से। और इसका उपयोग जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का फ्यूल के तौर पर किया जा सकता है इंजन के इंटरनल कंबशन में, यानी कि स्टार्टिंग में इंजन को चालू करने के लिए जो है वो जिसका उपयोग किया जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड बनाकर इंटरनल कंबशन इंजन में इसका उपयोग किया जाएगा। साइंटिस्ट जो है गाइस ये सेम फंडामेंटल प्रोसेस का उपयोग कर रहे हैं जो कि नेचुरल फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें देखने को मिलती है, राइट, सिंपलर नैनो स्ट्रक्चर्स में। और प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को सोलार फ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा और साथ ही साथ पानी से ऑक्सीजन भी जनरेट होगा। तो ये वाली बात यहां पर बताई जा रही है कि इसके वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर हमें ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा, राइट। तो ये चीज है। अब डिस्कस करेंगे ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने स्ट्रांगली डिमांड किया है कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस जो है वो मिल जाए, यानी कि नेशनल स्टेटस इस प्रोजेक्ट को मिल जाए। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्या है, तो इसको हम समझते हैं। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मेन पर्पस ये है कि बारिश के समय पर जो नदी जो हम लोग को सदर्न राजस्थान की देखने को मिलती है, जैसे कि चंबल और उसकी ट्राइब्यूटरीज, कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, क्वेश्चन आ सकता है काली सिंध किसकी ट्राइब्यूटरी है, तो चंबल नदी की। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर चंबल नदी की और भी ट्राइब्यूटरीज का नाम लिखकर बताइए, और चंबल नदी कहां से ओरिजिनेट होती है तो इसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के भी लिखकर बताइए। तो चंबल नदी जो है सदर्न राजस्थान में, तो बारिश के समय पर उस नदी पर पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, तो उसका जो सरप्लस पानी है उसको इस कैनाल के थ्रू, इस नहर के थ्रू जो है वो दूसरी राजस्थान के दूसरे एरियाज में जहां पर पानी की कमी है वहां तक ले जाया जा सके। तो इसको लेकर ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है। और ये ना ही सिर्फ पीने का पानी सप्लाई करेगी राजस्थान की 13 डिस्ट्रिक्ट्स में, बल्कि ये मेजर प्रोजेक्ट के तौर पर भी हमें देखने को मिलेगी इरिगेशन पर्पस के लिए लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन का जो है वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी, इस कैनल के थ्रू इरिगेशन की व्यवस्था की जा सकेगी। और ये साथ ही साथ
पानी का सप्लाई करेगी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी, और कहीं पर भी बाढ़ आती है या फिर सूखे की सिचुएशन जो होती है उसका भी ख्याल रखा जा सकेगा इस कैनाल के थ्रू, यानी कि उसको भी मैनेज किया जा सकेगा। इसकी आवश्यकता क्या है गाइस? तो स्टेट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो राजस्थान का है उसके अकॉर्डिंग, राजस्थान आप जानते हैं कि लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, जिसकी जोग्राफिकल एरिया 342.52 लाख हेक्टेयर्स की हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि 10.4% है पूरी कंट्री का। हमारे इंडिया का 10.4% एरिया जो है वो राजस्थान का हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि मात्र 1.16% इंडिया के सरफेस वाटर का होल्ड करता है और ग्राउंड वाटर का मात्र 1.72% ही वहां पर है। यानी कि पानी की बहुत समस्या है राजस्थान के अंदर, ये बात तो आप सभी जानते हैं, सभी इस बात से वाकिफ है। और स्टेट की जो वाटर बॉडीज है इसमें मात्र चंबल नदी एक ऐसी नदी है जहां पर ज्यादा पानी हमें देखने को मिलता है, बट इसका पानी जो है गाइस ये डायरेक्टली रोका नहीं जा सकता, यानी कि इसका उपयोग भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये जो एरिया है ये कोटा बैरेज के आसपास का हमें देखने को मिलता है, जो कि एक क्रोकोडाइल सेंचुरी के तौर पर नजर आती है, तो इसका एकदम से सरप्लस वाटर भी उपयोग में नहीं लिया जा सकता। इसलिए ये ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का मेन फोकस ये है कि एक नेटवर्क क्रिएट करना वाटर चैनल का, यानी कि अलग अलग जो है पानी की नहरें जो है वो क्रिएट करना, जो कि कवर करेगी 23.67% राजस्थान का, जहां पर 41.13% पॉपुलेशन रिसाइड करती है राजस्थान की। तो लगभग आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा परसेंट जो राजस्थान की पॉपुलेशन का है उसको इस कैनाल से बेनिफिट मिलेगा। और क्यों कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को एक नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस मिल जाए, क्या वजह है इसकी? तो आपको बता दें गाइस, इस प्रोजेक्ट में मेन वजह जो है वो है फाइनेंस की। इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, लगभग 40,000 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट जो है वो बताई जा रही है, एस्टिमेटेड कॉस्ट इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने की। अब राजस्थान के पास इतना पैसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट पर लगा सके, इसलिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर डिमांड कर रहे हैं कि इसको नेशनल स्टेटस अगर मिल जाएगा तो इसको फंडिंग जो है उस प्रोजेक्ट को आराम से अवेलेबल की जा सकेगी, राइट? आसानी से फंडिंग आ जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो इसलिए इसको नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा देने की बात की जा रही है, डिमांड हमें देखने को मिल रही है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग को बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस टॉपिक से रिलेटेड। और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था गाइस, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं, लाइक का बटन हिट करिएगा अभी के अभी। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर गाइस जरूर कीजिएगा लेक्चर को। और जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, और अगर आप 2021 में अपीयर हो रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि मेन चीज इस टेस्ट सीरीज की यह है कि आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिनको आपको डेली अचीव करना है। और अगर आप डेली टारगेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहेंगे तो आप यूपीएससी 2021 से पहले अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस टेस्ट सीरीज को डेफिनेटली ज्वाइन करिए। और काफी मतलब आप एक बार मार्केट में पता कर लीजिए टेस्ट सीरीज की क्या फीस होती है, तो उसके बाद फिर आपको खुद समझ में आएगा कि जो मैं क्वालिटी और फैसिलिटी जो आपको प्रोवाइड कराता हूं हमेशा कोई भी कोर्स की, और जो क्वालिटी रहती है स्पेशली वो ऐसी ही रहती है कि मेरे हर एक स्टूडेंट उसको आसानी से अफोर्ड कर सके। क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स जो है उनके पास फाइनेंशियल थोड़ा इशू रहता है हमेशा, राइट? क्योंकि जो आपकी एज रहती है उसमें आप भी नहीं चाहते हो कि आप पेरेंट्स वगैरह से कुछ पैसे वगैरह जो है वो मांगो बार बार, राइट? तो भी इसलिए मैं सोचता हूँ कि और इवन आपके पेरेंट्स के ऊपर भी कोई भार ना आए, राइट? और हम लोग का भी जो है जैसे एज अ टीचर जो है वो हम लोग का भी लाइवलीहुड जो है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे, राइट? क्योंकि हम लोग जो है वो मेनली फोकस करते हैं सिर्फ सर्वाइवल के ऊपर कि बेसिक नीड्स फुलफिल हो बस। तो इसलिए आप लोगों के लिए ऐसी फीस जो है वो रखी जाती है। क्योंकि कई बार मुझे पता है कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे यार इतनी कम फीस है, पता नहीं क्या क्वालिटी होगी। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, और जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वो A1 फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, राइट? तो ये बात मेरे रेगुलर स्टूडेंट जानते ही हैं, बट कई बार नए स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आता है, तो फिर वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। और इसमें आपको 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, बाइलिंगुअल टेस्ट होंगे, और 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट का डिटेल सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए टेस्ट सीरीज से रिलेटेड 9713282838 मेरा नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कीजिएगा आप, विद इन 24 आवर्स मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा, राइट? और इसके अलावा सीसेट का कोर्स भी अवेलेबल है, हिस्ट्री का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, सोशियोलॉजी का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपका ऑप्शन सोशियोलॉजी है डेफिनेटली ज्वाइन करिए इस कोर्स को। जो फैकल्टी पढ़ा रही हैं, मतलब जितनी भी फैकल्टीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं वो ऐसी फैकल्टी है गाइस, एक्सपर्ट फैकल्टी अपनी फील्ड में, जिन्होंने ऑलरेडी सिविल सर्विसेज के अंदर सिलेक्शन करवाए हुए हैं। तो आप बिल्कुल भरोसा करके इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और भरोसे की क्या बात है, आप तो डेमो लो, इनके पूरे कोर्सेज के डेमो भी आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप डेमो लीजिए बिल्कुल। और अगर डेमो नहीं मिलता है
मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको डेमो की लिंक दे दूंगा, बाकी पूरी चीज़ें डिस्क्रिप्शन पर मेंशन है ही। और बाकी करंट अफेयर्स का पीडीएफ पेड पैकेज अगर आपको चाहिए तो मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको ये पैकेज मिलता है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट, नोट्स, वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ का, और मंथली मैगजीन आपको दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। एक ऑफर भी है, ऑफर आप ले सकते हैं, और एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वाली फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उसको भी आप चाहें तो ले सकते हैं, राइट। और कोई भी समस्या आती तो मैंने आपको बता ही दिया, मुझे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू, मैं आपको असिस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब चलो फिर इसी के साथ हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।